नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एकेएम आज फिर नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चार लाइनें बोलना चाहूंगा कि कुपोषण आज हर जगह है, कहीं विचारों में, तो कहीं परवरिश में, तो कहीं भूख की, तो कहीं संस्कारों में। कुपोषण कुपोषण देखिए, कुपोषण सिर्फ खाने की वजह से कमी होने वाली चीज को कुपोषण नहीं बोलते। कुपोषण किसी भी चीज की कमतरता को आप कुपोषण बोल सकते हैं। दिमागी, विचारी, ये सारी चीजों को भी आप कुपोषण ही कह सकते हैं। आज अगर हम देखें तो भारत का नक्शा अगर देखें तो हर क्षेत्र जल रहा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हम देख रहे हैं आजादी के टाइम से लेके अब तक का रोज का ये चल रहा है। कहीं ना कोई दंगे, कोई लड़ाई, कोई झगड़े, ये सारी चीजें होती जा रही हैं। अब हो क्यों रहे हैं इसके बारे में बहुत सारे एनालिसिस आए, बहुत सारे विशेषज्ञ आए, बहुत सारी बातें कही उन्होंने। किसी ने पॉलिटिकल एजेंडा भी चलाया, सबका अपना अपना विचार। मैं अपनी बातें रखूंगा जो मुझे लगता है, जो मैं समझ पाया एज अ टीचर, एज अ कॉमन पर्सन, एज अ स्टूडेंट भी रहा, जब मैं एज नॉर्मल पीपल जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एज अ वोटर, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, मैंने जो नोटिस किया है, मैं अपनी फैक्ट्स, अपनी बातें, अपने विचार रखूंगा। हो सकता है आपको समझ में आए या आपको अच्छा लगे। और अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं करते हैं या कोई चीजें हैं जो आप अगेंस्ट में हैं या कुछ ऐसी बातें हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कहिए। तो कहना ये चाहूंगा कि आज जितनी भी चीजें चल रही है लाइफ में, कहीं भी चल रही है, दंगे फसाद, ये तो इसका मुझे मेन एक रीजन जो समझ में आता है ना, ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो जाती है। वो क्रिएट कौन करता है? वो फिर से मैं उसी बात पे आऊंगा कि पॉलिटिशियन और जिनका बेनिफिट इससे होता है कि अगर मैं हिंदू 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 करूं या मुस्लिम 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 करूं या सिख 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 करूं, ईसाई 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 करूं, तो उनका फायदा होता है इस चीजों से। नॉर्मल पीपल का क्या होता है? अगर हमें और आपको देखें तो हमें इन सब चीजों से मतलब भी होती है। हमें सुबह उठना होता है, अपना काम करना होता है। हम ये देखते हैं कि हमारी ईएमआई, बच्चों की फीस कैसे भरी जाए। हम अगर ये नोटिस कर लें कि ये सब चीजें कैसे मेंटेन करना है, तो यही हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। इन सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम है। फिर उसके बाद और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, किससे? मीडिया हाउसेस से, कि जो चीजें हैं वो तो ठीक, वो भी दिखाई जाती है, जो नहीं है वो और ज्यादा दिखाई जाती है। तो ये चीजें अनबैलेंस करके रखते हैं, ये लीडर्स करते हैं। तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि लीडर्स कुछ करेंगे, लीडर्स ऐसे करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लीडर्स कुछ नहीं करेंगे, वो आपके सामने आएंगे, चीखेंगे, दहाड़ेंगे, चिल्लाएंगे कि यस आई विश टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स, मैं चाहता हूँ सब चीजें खत्म हो जाए, XYZ, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। रीजन, अगर ये हो गया तो आप और हम मिल तो जाएंगे ना। ये जो तालमेल बिगड़ा हुआ, ये तो सहमति बन जाएगी ना। फिर किसी भी आतंकवादी के लिए हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, या क्या कहाँ से आता है। वो आतंकवादी है या वो गलत किया है या वो टेररिस्ट है, तो उसको वो सजा मिलेगी। फिर उसके सपोर्ट में अभी देखिए क्या होता है, ये लीडर्स कैसे, अभी कन्हैया कुमार एक नया लीडर उभर के कहाँ से आया? JNU से आया। कौन से टॉपिक पे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, और हम लड़के लेंगे आजादी, हम ये जो भी है, खालिद आया और कन्हैया, ये सब वहां से आए। अब इसको तूल, ये स्टूडेंट थे, इनको तूल किसने दिया? न्यूज चैनल ने। इनको लाइमलाइट में कौन लाया? मीडिया हाउसेस ने। और इनको और ज्यादा एप्रिविएट किसने किया? लीडर्स ने। आज ये नेता बन के बैठे हैं। अब ये टुच्चे लोग, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं, खुद की कोई पहचान नहीं, ये हमें, आपको JNU में हमारे पैसे, हमारे टैक्सेस से पड़े हुए लोग हमें सिखाएंगे कि तुम कल क्या करोगे, ये हम बताएंगे। ऐसे तो चीजें सही नहीं है। हम कहाँ गलत है, हम कहाँ सही है, ये बताएंगे, जो कि खुद सही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा। निकलते हैं लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकलते हैं लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। ये हालत है आज। मैं ये चीजें मैं और नीचे लेके आऊंगा और बेस में आऊंगा कि ये मेरा जो पॉइंट है, मुझे कहना ये है कि सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे और आपके एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुझे बार बार ये चीजें कहना ना बहुत बोरिंग लगता है कि मैं हर एक कास्ट का, हर एक क्रीड का नाम लूं। एक्चुअली ये चीजें बहुत वर्स्ट चीजें, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा अच्छे लोग दें। कुछ जाहिल भी हैं जिनके दिमाग अलग तरीके के चलते हैं। अगर आप कुछ
ऐसी बातें करोगे कि जो उनके फंडामेंटल को सिर्फ नहीं सूट नहीं करेंगी, तो वो उसके अगेंस्ट में बातें करते हैं। बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं मुझे कि ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। तो ऐसा इसलिए बोल दिया कि मैं वो बोलूंगा ना, व्यक्ति की आजादी तो सिर्फ स्टारों के लिए नहीं है ना, मेरे लिए भी तो है ना। मतलब आप गाली दोगे तो सही, मैं कुछ बोलूं मेरी फीलिंग्स थे तो गलत, तो आप अपना चीज अपने पास रखो, नहीं फर्क पड़ता। मुझे लगता है कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, ये जो प्रॉब्लम, ये जो नफरत, ये जो चीजें लोगों के अंदर भर दी गई है, नेता भर दिए हैं, ये यहीं से निकाला जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम से। जब अपने बच्चों की सीडिंग्स अच्छी होगी, फीडिंग अच्छी होगी, स्टार्टिंग जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गणपति पढ़ाया जाता था। तो गणपति को ये एक बहुत बड़े राज्य की घटना है, तो गणपति को हटा के, क्योंकि ये क्या बताया गया, अब मुझे अभी इतने सालों तो बच्चों ने पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसको क्या नेताओं ने क्या उस पर उसको हाईलाइट किया और उसको क्या बोला कि ग से गणपति नहीं पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये एक धर्म से बिलोंग करता है। ग से गधा पढ़ाओ। व्हाट रबेश। अब इस पे कुछ क्या बोले, मतलब वर्ड, मतलब होते हैं ना कि कोई वर्ड आपके निकलते हैं और आप चाहते नहीं हो कि ऐसे जगह पे निकल जाए, तो ऐसे वर्ड निकलते हैं कि ऐसे फालतू लोग भी होते हैं जो इस चीज का भी सपोर्ट करते हैं। अब अगर ई से मैं यीशु मसीह पढ़ लेता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे स्कूल में मदर टेरेसा की स्टोरी सुनाई जाती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं पढ़ लूंगा उसको। कुछ चीजें देखिए, थिंकिंग, माइंडसेट, ये यही स्कूल में ही होता है। हमारी स्कूलिंग ही इस तरीके से कर दी गई। तो ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया। बोला कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा करके जाओ कि ये हमेशा गुलाम रहे। आज हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई चल रही है, जो चीजें चल रही हैं, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम बेस्ट क्या करें। हमें ये सिखाया जाता है कि हम गुलाम कैसे बने रहे। हम पैसे के गुलाम बन के रह जा रहे हैं। हमें कमाई करना है, ये करना है, हम सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। जो हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं वो बाहर जाके क्रेडिट डेबिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बाहर प्रैक्टिकल आती ही नहीं है। हमें उस तरीके की चीजें ग से गधा पढ़ाया जाता है। बंगाल की जो बुक है, स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक है, उसमें राम को काल्पनिक और ये सब। अब मैं बता रहा हूं कि देखिए, अगर आप किसी की बात बोलते हैं तो आपको किसने हक दे देता है कि वो काल्पनिक है या कौन है। आप उससे उन चीजों से जुड़ी काफी सारे तथ्य मिले हैं, सब कुछ मिला है। और नासा ने भी ये प्रूव किया है कि ये जो राम सेतु था, राम सेतु जो बना हुआ है श्रीलंका और भारत के बीच में, वो है, एग्जिस्टेंस है। और उसका पीरियड लमसम वही एज है, वही टाइम का है जब पहले बताया गया था। तो अगर आप नहीं मानते, चलो आप नहीं मानते, ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ये चीजें तो मत बोलो राम एक उग्रवादी था, आक्रांता था, जिसने हमला किया था, ये सारी चीजें। अब ये चीजें अगर आप पढ़ा रहे हो तो क्या फीड जा रहा है दिमाग में? हमें किसी भी आदमी को एक अपने कल्चर, अपनी कंट्री पे प्राउड होना चाहिए। हम वर्ल्ड की ऐसी कंट्री से आते हैं जो बहुत प्राचीन लैंग्वेज संस्कृत लेके आता है, मोस्ट प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा भाषा, सबसे ज्यादा वर्ड, मतलब एक्सप्रेस करने के, अपने व्यू, अपने थॉट से एक्सप्रेस करने के लिए आपको सबसे ज्यादा वर्ड कहां मिलते हैं? संस्कृत में मिलते हैं। जब कंप्यूटर जब बनाया जाने लगा, उसमें कोडिंग की जाने लगी, तो सारी लैंग्वेजेस यूज की गई, कोई सक्सेसफुल नहीं रहे, कोई परफेक्ट कमांड नहीं दे रहे थे। फिर संस्कृत को ट्राई किया गया, एंड हेंस इट इज प्रूव दैट संस्कृत इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मोस्ट प्रैक्टिकल व्हाट वी कैन से लाइक लैंग्वेज। अगर ये भी प्रूवन है, अगर आप संस्कृत रेगुलर पाठ करते हो या कुछ करते हो, आपको ब्रेन की बीमारी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब हम अपनी विरासत, हमारे पास जो ग्रेटनेस है, वो इन नेताओं के टुच्चेपन की वजह से, गिरेपन की वजह से हम भूल जा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि ये एक धर्म। अरे क्यों धर्म से जोड़ के देखते हो भाई? हर चीज धर्म से जोड़ के क्यों देखते हो? हम तो रोज गाना गाते हैं
कि अल्लाह तेरो नाम, मौला तेरो नाम, या मौला मेरे मौला, या स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे कराता है प्यार, करता है प्यार, हालेलू हालेलू, या समथिंग लाइक दैट। हम हर धर्म के गाने तो गाते हैं ना, हमें कोई तो फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, मतलब जो भी चीजें हैं, सत्यनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सत्यनाम, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये फीडिंग क्यों कर दी गई हमारे दिमाग में, कौन किया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को आज से नेशनलिस्ट क्या होता है, उनके अंदर देशभक्ति भरनी पड़ेगी, क्योंकि वो एकदम प्योर होते हैं, सोल प्योर, माइंड प्योर। उस टाइम पे जो फीडिंग कर दोगे आगे जाके वही हो जाते हैं। हर अमेरिकन अमेरिकन होता है, यहाँ पे इंडियन कोई होता ही नहीं है, यहाँ पे मराठी होते हैं, अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है, यू आर फ्रॉम अदर स्टेट, यहाँ पे मराठी होते हैं, यहाँ पे गुजराती होते हैं, यहाँ पे भैये होते हैं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है। अच्छा, जो आता है एक वर्ड भैये, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी हरामखोर लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, जिनकी खुद की औकात नहीं होती, भैये भैये बोलते। तो पहले ये बता दो, ये भैये का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और ये लोग बोलना क्यों शुरू किए, और ये गिरा क्यों, इसका वैल्यू गिर क्यों गया। तो भैये जो वर्ड है पहले था भैया से स्टार्ट हुआ था। भैया से क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि राम लक्ष्मण, रामायण बेस्ड ऑन द अयोध्या, अयोध्या सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, और वहां पे वो बड़े भाई को भैया बोलते थे। तो वो ड्यू टू रिस्पेक्ट वो चीजें स्टार्टिंग में बोली जाती थी कि भैया, यू आर ए भैया। अब यहाँ पे कुछ सो को स्टडीज लोग होते हैं ना, जो दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, अपने आप को काफी सारा नॉलेज उनको हो जाता है, तो वो क्या इसको गाली की तरह यूज करते हैं। क्या बोलते हैं, ये भैये, कुछ मैडम लोग को भी मैंने ऑब्जर्व किया है, जो दुकान पे जाएंगे या ऑटो वाले को, ओ भैया उनका एक्सेंट ऐसा लगता है जैसे अभी अभी लंदन से उतर के आए हो, मतलब। और इसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको ये ट्रीट किया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ है। देखिए, ये जो चीजें चल रही है ना, जो झगड़े चल रहे हैं, जो दंगे चल रहे हैं, जो माइंडसेट चल रहा है, इसकी कई सारी वजह हैं। अब हम 10-15 मिनट के वीडियो में सारी वजह तो खोल के नहीं रख सकते, लेकिन हाँ एक चीजें हैं, क्योंकि जब आप अपने प्रदेश में, जब आपको मौका मिलता है चुन के लाने के लिए, किसी ऐसी सरकार को चुन के लाओ जो आपके लिए काम करे, तब आप करते नहीं हो। तब आप जातिवाद, धर्म, संप्रदाय के नाम पे भिड़ के मर जाते हो, तब आप इसके नाम पे मर जाते हो। तो फिर वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं आती, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री की कोशिश भी की गई वहां पे की बार। तो होता क्या था, जहाँ पे गुंडे मवाली जो भी थे, टेररिस्ट ही कह लो ना उन्हें, तो वो क्या करते थे, उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते थे, मुझे पैसे दो, घुस दो, तब तुम्हें खोलने देंगे। फिर रोज गुंडागर्दी, रोज मारामारी, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना लाइट अच्छा है, ना सड़कें अच्छी है, ना कुछ। उसके बाद भी कोई अगर वहां पे इन्वेस्ट करना भी चाहे मैन पावर की वजह से, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ जाए कि वहां पे रोज 2 नाली लगे, लोग खड़े रहे, कट्टा लेके खड़े हो जाएंगे। तो कौन काम करना चाहेगा ऐसे जगह पे। तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या होना पड़ेगा, आपको वहां से किसी और राज्य में जाना पड़ेगा। अब जब आप कहीं घर से बाहर जाते हो, आपकी इज्जत क्या रहेगी वहां पे, अबे भैया, क्या रे बिहारी, ये जो सुनते हो ना, बुरा नहीं लगता। देखो, जो कल तक आपको लोग रिस्पेक्ट से बोलते थे, आज अगर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो गया कि वहां से मुड़ के यहां चले आए। जो कल तक काशी से आए लोगों की लोग रिस्पेक्ट करते रहे, ये काशी का है, काशी का है, मतलब इसको छू लो तो पवित्र हो जाओगे, एक धारणा थी लोगों की। आज ऐसा क्या हो गया कि लोग मतलब बात करना पसंद नहीं करते। मतलब जहां कुछ गिरा हुआ होता है, जहां कुछ खराब बातें होती है, वहां भैये बोल के रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे वो खुद में भगवान हो। इस पे एक चीज कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं उत्तर भारतीयों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सोचने का समय लीजिए। अब बहुत सारे समय निकल चुका है, अब डिसीजन का समय है। अब आपको अपने राज्य को मजबूर करना पड़ेगा कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं काम करेंगे, हमारे लिए यहीं रोजगार लाओ। यकीन मानो, अगर आप यहाँ पे 30,000 कमा रहे हो, आप वहां रहोगे 20,000 कमाओगे, इससे बेटर लाइफ वहां जियोगे और इज्जत में जियोगे। तो ये एक चीज है। और जो ये बोलते हैं ना, खुद को भगवान समझ बैठे, उनके लिए कहना चाहते हैं, निकालते हैं कमियां अक्सर लोग दूसरों के किरदार में, निकालते हैं कमियां अक्सर लोग दूसरों के किरदार में। जो खुद को तराशा होता तो खुदा हो गए होते। निकालते हैं लोग कमियां
अक्सर दूसरों के किरदार में जो खुद को तराशा होता तो खुदा हो गए होते। अब देखिए, जो अब ये चीजें कहेगा कौन? जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको पता है कि करना क्या है और लाइफ में आगे बढ़ा कैसे, वही चीजें नहीं करता है। ये जो दबे कुचले लोग, नैरो माइंडेड रहते हैं, ये चीजें करते हैं। और देखो, आप कहीं पे जाके किसी का काम छीन लोगे, बर्डन बनोगे, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि पहले बंदे ने पढ़ाई नहीं की, मजदूरी, अब उसे मजदूरी करना पड़ेगा, उसको चाहिए कि लैविश लाइफ चाहिए, आप जाके वहां पे लाइफ छीन लोगे तो उसे बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, अब जो एजुकेशन की बात मैं कर रहा था उसमें ये कि अगर आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग एजुकेशन सिस्टम में, जो मैंने बताया, कुछ फ्लॉ पॉइंट्स बताए, भगत सिंह के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो अभी भी उस पर डिस्प्यूट लोग लेके आते हैं। सुखदेव के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में बड़ा बड़ा पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से। इंडिया की स्टोरी, इंडिया की हिस्ट्री इतनी ग्लोरीफाई है, लोग उसको नहीं पढ़ते। हम किसको पढ़ते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। हम किसको पढ़ते हैं? ब्राजीलियन रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं, इंडियन रिवॉल्यूशन को नहीं पढ़ते हैं, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ते हैं। इंडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? हम भारत हैं, हमारी पहचान भारत है, इंडिया हमारी पहचान नहीं है। हम अपनी पहचान से बाहर कैसे निकले? देखिए, जब कोई आपके ऊपर अपना कब्जा करता है, जब आपको कोई अपना गुलाम बनाता है, तो क्या करता है? आपके ऊपर पहले आपका नाम हटा के आपकी पहचान खत्म करता है, फिर वो अपना नाम इम्पोज करता है। तो हमारे साथ वही हुआ। हम पहले थे भारत, हम थे हिंदुस्तान, हमारा एक इतिहास था, हमारा एक कल्चर था, सभ्यता थी हमारी। वर्ल्ड की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हम एक थे, सबसे शीर्ष पे बैठे हुए। लेकिन हमसे अंग्रेजों ने क्या किया? हमारी पहचान छीन ली। क्या कर दिया? इंडिया। व्हाट डज इट इंडिया मीन? इंडिया का क्या मतलब? कुछ नहीं। तो ये जो चीजें हमारे साथ हुई, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, सरकारें आई कुछ नहीं की। और सरकारें किसी चीज के लिए तभी करती हैं जब आप और हम इसमें इनिशिएटिव लें, आप और हम उसमें जब कोई काम करने के लिए कोई स्टेप लेना चाहें। अगर हम आपको स्टेप नहीं लेंगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला। तो अगर हम अपने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाएंगे, अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताएंगे, तो उन्हें ये नहीं बताएंगे व्हाई यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। क्यों इस देश में आपको प्राउड हर जगह, हर मौसम में, हर चीजों पे करना चाहिए? शिवाजी महाराज के ऊपर क्यों प्राउड करना चाहिए? क्यों? राणा प्रताप कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य कौन? दो चार लोगों के बारे में जो जानते हैं वो सीरियल की वजह से जानते हैं। लेकिन सीरियल की वजह से, सीरियल पे बात आई तो मैं ये कहना चाहता हूं, इतने गिरे हुए लोग हैं सीरियल में, मतलब कि यहां तक कि शंकर जी की स्टोरी बताई। अभी जो रामायण न्यू एकता कपूर ने रिलीज किया था, उसमें भगवान को एब्स बना दिए। मुझे नहीं पता था राम भगवान कौन से जिम में जाके एब्स बनाए हैं। ठीक है, ड्रेसिंग ऐसी कर दी कि मतलब सेक्सी लेडी ऑन अ फ्लोर वाला सीन कर दिया। मैंने नहीं देखा रामायण, देखो पुरानी वाली देखो, समझ में आता है। देखिए, कोई भी धर्म ग्रंथ अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। कट्टरपंथी छोड़िए, सीखने को कुछ चीजें मिलेंगी। अगर इंसान को जिंदगी कैसे जी जाए, लाइफ होती क्या है, तो मैंने बाइबल पढ़ा है, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने रामायण भी पढ़ा है। मैंने रामायण ज़्यादा समझ इसलिए पाया है क्योंकि वो मेरे लैंग्वेज से बिलोंग करता है। मेरी फैमिली में मतलब दादाजी हैं और जो बड़े लोग हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो अच्छे से समझा पाए वो। तो बिलोंग, लाइफ जी कैसी जाएगी, इंसान की लाइफ हो कैसे, रामायण से बड़ा आदर्श नहीं मिल सकता आपको। देखिए, आप कहानी की तरह पढ़िए ना। अगर हमें कोई अच्छी चीज, गोबर में भी, गोबर अगर जा रहा है, वो गोबर में हीरा गिरा हुआ तब क्या नहीं उठाओगे? तो एक फालतू नेताओं के चक्कर में उठ के अगर अपना फ्यूचर, अपनी कंट्री का फ्यूचर बना सकते हो तो क्यों नहीं बनाते हो? अभी इसका फायदा किसको होता है? ये सेपरेटिस्ट होते हैं, ये जो आतंकवादी होते हैं, ये जो आईएसआई और आईएसआईएस वाले होते हैं, ये हिजबुल मुजाहिदीन वाले होते हैं, ये ऐसे कट्टरपंथ आपके हमारे हर मोहल्ले में दो चार लोग होते हैं। ये लोग फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं? बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को आपस में बुलाएंगे, उनसे चार नफरत की बातें करेंगे, ऐसा था वैसा था। अभी हीर खान एक थी, उसने ऐसी ऐसी जाहिल और फालतू बातें की, उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो अभी अरेस्ट हुई है। ऐसी जाहिल जाहिल बातें की हैं उसने देवी देवताओं के बारे में, हिंदू लॉर्ड्स के बारे में, कि आप सुन नहीं सकते हो। और ऐसा उसको वो नहीं, उसके बाद ये कि ऐसे लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। ऐसे हरामखोर लोग भी हैं जो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो जब ये जाहिलपंथी नहीं हटेगी, अच्छा वो कभी तो वो बच्चे रहे होंगे स्टार्टिंग में, अगर नेशनलिज्म, इंडिया, इंडियन प्राउडिस्ट, ये चीजें पढ़ाई समझाई गई होती ना, तो आज ये चीजें ना होती। नेता आपको जला के आपके लाश पे रोटी सेक के खाते हैं।
क्यों लेटा? जो कल तक फकीर था आज उसके पास इतनी लैविश लाइफ क्यों हो जाती है? ये सोचने की बात है, सोचना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है अगर कुछ भी परमानेंट चेंज करना है तो फोर्सफुली नहीं कर सकते, उसको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से करने के लिए रूट कॉज कहाँ से है? यहाँ एजुकेशन सिस्टम पे हर चीज। इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, भारत का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे बड़ा डिसीजन कुछ होना चाहिए तो एजुकेशन सिस्टम पे होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए। आज जर्मनी में सबसे ज्यादा टेक्निकल कंपनीज हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं। हर कॉलेजेस में लगभग 67 कॉलेजेस में कंपलसरी है गीता पढ़ाना। वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है नीदरलैंड की, वहां पे संस्कृत पढ़ाना कंपलसरी है। तो ये चीजें जो हो रही हैं अगर हम इससे भी ना सीखे, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा भी मॉडर्न हम लोग हैं। मॉडर्नाइजेशन मतलब ये नहीं कि छोटे कपड़े पहनना, सिगरेट पीना, दारू पीना। वो लोग सिगरेट दारू इसलिए पीते हैं वहां पे पानी अवेलेबल कम है, वहां पे जूसेस अवेलेबल कम है, उनके पास सोर्सेज उतने नहीं है। हमारे पास सारे सोर्सेज अवेलेबल है, फिर भी हमारी यूथ बिगड़ रही है। इसके ऊपर अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो बाद में जब वो आतंकवादी या कुछ गलत काम या कुछ रेफिस्ट निकल जाते हैं तब हम अगर एक्शन लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस समाज के उनके भी खुद के गुनहगार वो नहीं, आप खुद हैं, हम हैं और आप हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, इसी के साथ मैं वीडियो भी खत्म कर दूंगा। कि एक बच्चा था, मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने सुनाई थी, पंडित दीपनारायण मिश्रा ने। तो मैं वो कहानी आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि माँ बाप क्या रोल प्ले करते हैं। एक छोटा बच्चा था जो स्टार्टिंग में खेतों में से आलू चुरा के लाया, तो माँ ने उसको आलू का पराठा बना के खिला दिया। अगले टाइम उसने मटर चुरा के लाई तो उन्होंने मटर की पूड़ी बना के खिला दी। फिर उसने आगे जाके कुछ और चुरा के लाया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा डकैत बन गया। फिर उसके बाद वो उसको फांसी की सजा हुई मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप लास्ट में क्या चाहते हो? तो बच्चे ने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो मजिस्ट्रेट ने माँ को बुलाया। तो माँ जब सामने आई तो मजिस्ट्रेट उसने बोला कि माँ इधर आओ। तो माँ सोची कि इसने कुछ छुपाया होगा, बताएगा मुझे। तो माँ ने कान लगाया, उसने कान काट लिया माँ का। तो वहां पे हड़कंप मच गया कि इसने माँ का कान काट लिया, ऐसा कैसा हो गया, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? तो हुआ क्या, मजिस्ट्रेट ने से पूछा कि तुमने माँ को बुलाया तो कान क्यों काट लिया उनका? तो उसने बोला कि साहब मैं छोटा था जब पहला आलू चुराया था, अगर मेरी माँ ने तभी मेरे गाल पे तो थप्पड़ मार के मुझे रोक दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती और मुझे फांसी की सजा नहीं हुई होती। तो ये चीजें, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा ये आप और हम डिसाइड करेंगे। और ये डिसीजन के लिए बड़ी चीजें, दूर की चीजें हमें अभी सोचनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं सोचे तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी बात और, लोग कहते हैं कि अगर बुरा करोगे, आपने मुझे गाली दे दिया, मुझे उल्टा बोल दिया, मेरे साथ आएगा। तो मैं कहता हूं कि देखिए, महात्मा बुद्ध बैठे थे, लीन थे ध्यान में। उनके पास एक आदमी गया, उन्हें गालियां देने लगा। पहले बुलाया, उन्होंने नहीं सुना, ध्यान में थे। तो उसने वो गालियां देने लगा। वो तभी भी नहीं उठे। फिर उनका जब ध्यान का टाइम खत्म हुआ, वो ध्यान से उठे। तो फिर उस आदमी ने बोला कि महात्मा, हमने आपको इतनी गाली दी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपने रिएक्ट कुछ नहीं किया। तो महात्मा ने कहा कि बेटा, जब आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आप उसको मीठा पानी लेके जाते हो, मिठाई लेके जाते हो, पानी लेके जाते हो, और बंदे ने अगर वो मिठाई ली ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं की, तो वो मिठाई, वो चीजें कहाँ गई? तो बोला कि वो वापस घर में जाएंगी। तो बोला कि सेम इसी तरीके से जैसे आपने मुझे गालियां, मेरी बद्दुआएं दी और मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो रिवर्स कहां गई? तो बोला मेरे पास। तो अगर आपको कोई बद्दुआ देता है या गाली देता है या आप किसी को देते हो, तो इतना सोच के रखो, कहीं ना कहीं उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। कर्मा ऑलवेज पेज बैक। सेम इक्वल अपोजिट रिएक्शन करके आता है। इसी के साथ मैं कहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा बना रहना बहुत जरूरी है। मेरा बना रहने के लिए आपका मेरे तक पहुंचना, मेरा आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज करिए। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, फ्यूचर ओरिएंटेड रहिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा सुनिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। हैव अ ग्रेट डे।